बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हमारी जो प्रीवियस डिस्कशन थी वो फॉर फर्स्ट ऑर्डर जो है लॉजिक्स का सिंटैक्स एंड सेमेंटिक्स से अपने काम को पहुंची थी। आज हम उसकी कुछ एग्जांपल्स को यहाँ प्रेजेंट करेंगे और हम देखेंगे कि किस तरह से हम जो रियल टाइम्स प्रॉब्लम्स हैं उन्हें फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक्स के जो है में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आज इस लेक्चर का आगाज़ करते हैं। आज हम देखें यूजिंग द फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक्स इन सेट्स, यानी सेट्स में जो हमारे पास डिफरेंट उसकी एप्लीकेशंस हैं, जैसे नेचुरल नंबर्स का सेट हो किस तरह से हम प्रेजेंट कर सकते हैं और उसके ऊपर डिफरेंट ऑपरेशंस जो हैं जैसे इंटरसेक्शन का ऑपरेशंस हो, यूनियन का ऑपरेशंस हो, या उसके लिए जो है नेचुरल नंबर्स के ऊपर जो है बाइनरी ऑपरेशंस हो, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशंस का या डिवीजन का, ये किस तरह से हम लोग इसको प्रोजेक्ट करेंगे फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक्स के अंदर। नेक्स्ट जो है वेम्पस वर्ड्स का हमारे पास जो है वो गेम्स प्रॉब्लम्स साथ साथ चलता आ रहा है, तो उन प्रॉब्लम्स को भी हम अपने फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक्स की मदद से किस तरह से सॉल्व करेंगे। और इसके बाद नेक्स्ट है नॉलेज इंजीनियरिंग इन द फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक्स के अंदर कि क्या वो कौन से स्टेप्स हैं जिस तरह से आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग्स वगैरह में जो है प्रोसेसेस जो है यूज़ करते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट्स के लिए। इसी तरह से अब हम लोगों ने इससे पहले जो है वो पीस के कंसेप्ट को डिस्कस किया, जिसमें परफॉर्मेंस, इन्वायरमेंट और उसके बाद जो है एक्चुएटर और सेंसर्स को जो है लेते हुए हम किसी भी मॉडल प्रॉब्लम्स को मॉडल कर सकते हैं। और यहाँ पर भी हम देखेंगे कि अगर हमने फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक्स में किसी प्रॉब्लम्स को प्रोजेक्ट करना हो तो हमारे पास क्या सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स है और हर स्टेप्स के अंदर क्या क्या काम हमें करना पड़ेगा। तो आज की हमारी ये जो है इसके बाद जो है इंटरेक्टिंग विद द फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक्स नॉलेज बेस के साथ किस तरह से इंटरेक्ट करना है, ये टॉपिक होगा। और नेक्स्ट जो है हम नॉलेज इंजीनियरिंग इन फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक्स को इन डिटेल एक एग्जांपल्स के साथ जो है ना प्रेजेंट करेंगे। तो यूजिंग फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक्स इन सेट्स क्या है, सेट्स थ्योरी से आप वेरी फेमिलर हैं। हम जो है सेकेंडरी क्लासेस से इसको पढ़ते आ रहे होते हैं। इसमें नेचुरल नंबर्स को आप से फेमिलर हैं कि नेचुरल नंबर्स जो हैं वो जो हमारे ऐसे नंबर्स हैं जो 0 है, 1 2 एंड सो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। तो इन नंबर्स को हम लोग फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक्स की मदद से किस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं। और अगर किसी नंबर्स को जो एडअप होता है तो नेक्स्ट जो हमारे पास कमिंग नंबर्स है क्या वो नेचुरल नंबर डोमेन से बिलोंग करता है या नहीं करता, इसकी प्रॉपरली हम एवेल्यूएशंस के लिए जो है प्रेडिकेट्स पीस में डेवलप करेंगे। तो numbers are perhaps the most vivid example of how a large theory can be built up from a tiny kernel of axioms की मदद से हम लोग जो है फर्स्ट ऑर्डर्स के अंदर जो है ना इनको डेवलप करेंगे। Let us discuss here the natural numbers, the theory of the natural numbers and the non-negative integers हैं। For declaring the जो है naturals number using the first order logics we need। तो यहाँ हम बता रहे हैं कि हमें जो है ना 4 जो है थिंग्स की यहाँ रिक्वायरमेंट है। उसमें हमें वी आर रिक्वायरिंग द वन कांस्टेंट हमें चाहिए जो सिंबल 0 को रिप्रेजेंट करेगा। और इसके बाद हमें एक प्रेडिकेट्स नेचुरल नंबर्स चाहिए जो हमारा ये रिलेशनशिप सेट करेगा कि कोई भी जो नया नंबर है क्या डेट इज एट नेचुरल नंबर्स डोमेन से वो बिलोंग्स करता है कि नहीं। अगर करता होगा तो दिस प्रेडिकेट्स रिटर्न्स ट्रू, अदरवाइज इट रिटर्न्स फॉल्स हमें रिटर्न करेगा। इस तरह से नेक्स्ट वी आर रिक्वायरिंग द वन फंक्शन सिंबल हमें चाहिए जिसमें हम लोग क्या है ये हमारे पास जो है एज अ फंक्शन है, यहाँ हम उसे कुछ एरिटी जो है एक पैरामीटर पास करेंगे और वो वैल्यूएट करेगा क्या हमारे पास जो है वो नेचुरल नंबर डोमेन से बिलोंग करता है। हमारे पास यहाँ पर प्रेडिकेट्स भी पास किया जा सकता है और जो है हमारे पास जो है कांस्टेंट भी हम इसको एज अ पैरामीटर पास कर सकते हैं। नेचुरल नंबर्स आर डिफाइन ऐसे नेचुरल नंबर्स जो है जैसे यहाँ से अब देखें हमें इस एरिटी में 0 पास किया है तो ये हम देखना चाहते हैं इस प्रेडिकेट्स की एग्जांपल हमने कोड की है क्या हमारे पास जो है वो 0 जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो इस केस में ये हमें क्या रिटर्न करना चाहिए, इसको ट्रू रिटर्न करेगा। और इसको हम लोग अपने एक्सियम्स फॉर्म यानी फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक्स में किस तरह से लिख रहे हैं, फॉर ऑल एन नेचुरल नंबर्स एन इज अ नेचुरल नंबर्स और इस पे इम्प्लाइज दैट नेचुरल नंबर्स। और इसको हमने एरिटी पास की है जो हमारे पास है हमारा फंक्शन एस और उसके साथ हमने नंबर एन इसको पास किया तो ये हमारे पास क्या होगा, ये हमें एवेल्युएट करके देगा
ये हमारे पास जो है नेचुरल नंबर से जो है वो बिलोंग करता है। नाउ वी कैन डिफाइन द एडिशंस। अब देखें हम मैथमेटिकली जो है वो इस तरह से लिखते हैं हमारे पास कि हम दो ऑपरेंड्स हैं, जैसे 1 + 2 है और उनके ऊपर एक ऑपरेशन ऑपरेटर जो इम्प्लीमेंट हो रहा है वो प्लस का है, तो 2 + 1 से तो दैट इज इक्वल टू 3 है, एंड 3 आल्सो बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। तो इस तरह से हम एवेल्यूएट कर रहे हैं कि दैट इज़ अ ट्रू कि हमारे इस एडिशंस के अंदर जो हमारे दोनों ऑपरेंड्स हैं वो हमें एक नया जो है नेचुरल नंबर्स दे रहे हैं। अब ये चीज़ जो है हम अपने फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक्स के रूल्स बेस पे किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, तो यहाँ अगर आप देखें तो इसमें देखें फॉर ऑल m नेचुरल नंबर्स m implies that, और here we are using the prefix form of the operators को यूज़ कर रहे हैं। ये इन फिक्स फॉर्म ऑफ ऑपरेटर्स था जिसमें हमारे पास क्या होता है, हमारा ऑपरेटर जो है ऑपरेंड्स के बिटवीन प्लेस करते हैं, और यहाँ पर क्या होता है कि हमारा जो ऑपरेटर है वो पहले आता है और उसके बाद हमारे ऑपरेंड्स आते हैं। तो दिस इज द प्रीफिक्स नोटेशन है हमारे पास। तो यहाँ देखिए प्लस का साइन है जो इंडिकेट कर रहा है 0 + m। m इज अ वेरिएबल है, सपोज दैट इज होल्डिंग द 3 वैल्यूज। अगर हम यहाँ से पास करेंगे तो दैट इज इक्वल टू m, m दैट इज होल्डिंग 3, तो 0 प्लस जो होता है 3 इज इक्वल टू क्या होगा, 3 ही रहता है। इट मीन्स इज डैट कि इफ द वेरिएबल, जो भी वेरिएबल की वैल्यू होगी वो सेम वही रहेगी और उसके ऊपर जो है 0 का कोई जो है अफेक्ट नहीं होगा। तो ये रूल्स हमारे पास इस तरह से लिखेंगे, फॉर ऑल m कॉमा n नेचुरल नंबर m, एन नेचुरल नंबर जो है n पैरामीटर यहाँ से पास किया और इम्प्लाइज डैट हमारे पास कर रहा है प्लस, और यहाँ पर हमने जो है फंक्शंस में जो है वो m पास किया और कॉमा n इज इक्वल टू हमारे पास जो है सेट, किस सेट से, प्लस m कॉमा n। यहाँ पर देखेंगे कि क्या ये हमारे पास जो है फंक्शन जो है वो रिटर्न करेगा वो नेचुरल नंबर है या नहीं है। अगर सपोज इसमें देखें हमारे पास जो है सपोज m इज इक्वल टू हमारे पास 3 है और n इज इक्वल टू जो है वो 4 है, तो हमारा ये जो फंक्शन सेट एवेल्यूएशन फंक्शंस है यहाँ पर हमने एक जो है प्रेडिकेट्स पास किया हुआ है m कॉमा n। तो m की वैल्यूज 3 है, n की वैल्यूज 4 है, तो ये ऑटोमेटिक 7 हुआ, और सेट 7 इज आल्सो क्या होगा हमारे पास एक नेचुरल नंबर से, तो लिहाजा ये हमें रिटर्न करेगा ट्रू। इन केस ऑफ वी आर प्लेसिंग शेयर्स, अगर हमने यहाँ पर जो है n की वैल्यूज को माइनस कर दें तो देन ये क्या होगा कि यहाँ पर -7 आएगा, -7 डेट इज नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर से नहीं है, तो ऑब्वियसली दिस जो प्रेडिकेट है वो रिटर्न क्या कर रहा है हमारे पास, फॉल्स। ये फंक्शन हमें फॉल्स रिटर्न कर रहा है। दिस इज द प्रीफिक्स नोटेशंस है। हाउ कैन वी चेंज इनटू द इनफिक्स में कैसे बदल सकते हैं, तो यही जो है नोटेशंस हम लोग इसके अंदर भी लिख सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक्स के अंदर, इनफिक्स नोटेशंस के अंदर। इनफिक्स में ये जो है एक्सियम्स किस तरह लिखाए जाएंगे, ये देखिए फॉर ऑल m कॉमा n, और यहाँ पर नेचुरल नंबर्स m हमारा फंक्शंस है, एंड नेचुरल नंबर जो है n हमने यहाँ से पास किया, यहाँ पर देखें एंड इम्प्लीमेंटेशन है, इम्प्लाइज दैट इक्वल जो हमारे पास इक्वलेंसी क्या है देखें, m + 1 और प्लस जो होगा n इज इक्वल रहेगा, अगर हमारे पास ये एसोसिएटिव लॉ है उसकी बेस पर हम लोग कह रहे हैं कि ये अगर हम लोग जो है m + 1 करें उसके बाद जो है प्लस कर दें n के साथ, या यहाँ m + n पहले ये ऑपरेशन हो क्योंकि यहाँ प्रेसिडेंसी है हमारे पास पैरेंथेसिस की बेस पे, तो इसके बाद हम उसमें एडअप करें तो ये क्या रहता है, इक्वल ही रहता है। तो दिस एग्जिम रिड्यूस द एडिशंस टू द रिपीटेड एप्लीकेशन ऑफ द सक्सेसर फंक्शंस। तो हमारे पास क्या होता है, हम एक्सियम्स के अंदर जो है रेपिटेशंस ऑफ एडिशंस को क्या करते हैं, इसमें एलिमिनेट करते हैं बाय एप्लीकेशन ऑफ द सक्सेसर फंक्शंस की मदद से। आगे है नेक्स्ट हमारे पास सिंटैक्टिक्स शुगर्स, हमारी एक टर्मिनोलॉजी है। इसका मतलब ये है कि द यूज ऑफ द इनफिक्स नोटेशन इज एन एग्जांपल ऑफ द सिंटैक्टिकल शुगर्स, यानी जो हमारे पास इनफिक्स नोटेशन थी हमने ये m और n की जो दी है, और इसके बाद ये प्रीफिक्स थी, इसके बाद हमने दी है m + n, और जो है इसी तरह से ये जो नोटेशन थी +1 = m + 1 + n।
तो ये जो एग्जांपल है डेट इज कॉल्ड सिंटैक्टिकल शुगर्स। और सिंटैक्टिक हम जो कहते हैं एक्चुअली ये होता है, इसको हम बयान यूँ करते हैं कि वे और द अरेंजमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, कि हमारे पास वे ऑब्जेक्ट जो है अरेंजमेंट्स ऑफ जो ऑब्जेक्ट्स हैं। ऑब्जेक्ट्स क्या हो सकते हैं? ऑब्जेक्ट्स हमारे पास वर्ड्स हो सकते हैं, वो और अरेंजमेंट ऑफ ऑपरेंड्स हो सकते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारे पास जो हमारी आउटपुट होती है उसके ऊपर वो कोई असरअंदाज नहीं होता, और हमारी जो कंक्लूजन है वो क्या रहता है, सेम रहता है। तो सिंटैक्स शुगर इज एन एक्सटेंशन, एक इजाफा समझ लीजिए, टू और द एब्रीविएशन ऑफ द स्टैंडर्ड सिंटैक्स है दैट डज नॉट चेंज द सिमेंटिक्स, और वो जो उसका मीनिंग्स है उसके ऊपर वो असरअंदाज नहीं हो रहा होता। तो any sentence that uses the sugars can be the desugared to produce an equivalent sentence। आपसे desugared का sugars concept में ले जा सकते हैं। उसका मतलब क्या है? to produce an equivalent sentence in the ordinary first order logics के अंदर आप उसको convert कर देंगे। नेक्स्ट जो है हमारी एग्जांपल वो है कि हाउ कैन वी प्रेजेंट द सेट्स। जो हमारी थ्योरीज है उसको हम फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक्स की मदद से किस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं। सेट के कंसेप्ट से यू पीपल आर वेरी फेमिलियर होंगे कि सेट क्या होता है। हमारे पास एक कलेक्शन ऑफ द डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स की कलेक्शंस का नाम है, और उसके ऊपर जो है आपने देखा होगा हमारे पास एम्प्टी सेट्स होता है उसकी मेन्स में, वहाँ पर हमारे पास यूनियन ऑफ सेट्स को हम लेते हैं। इसी तरह से जो है हमारे पास क्या होता है, इंटरसेक्ट ऑफ दी टू सेट्स को लेते हैं, या फिर हमारे पास क्या होता है प्रॉपर सबसेट्स लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें हाउ कैन वी इम्प्लीमेंट बाय यूजिंग फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक्स की मदद से हम किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो हम इसको ज़रा देख लेते हैं। द डोमेन ऑफ द सेट्स इज आल्सो फंडामेंटल टू मैथमेटिक्स है एज वेल एज टू द कॉमन सेंस रीजनिंग के अंदर ये फंडामेंटल इसकी एप्लीकेशंस है। तो इट इज़ पॉसिबल टू डिफाइन द नंबर थ्योरी इन अ टर्म ऑफ द सेट थ्योरीज। तो नंबर थ्योरी को आप सेट थ्योरीज की बेस पर भी क्या कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे हम ये भी नेचुरल नंबर्स था, तो हम लोग इसको जो हमारे पास रेशनल नंबर्स हैं, ये हमारे पास रियल नंबर्स हैं, उसको हम लोग जो है वो सेट थ्योरी की बेस पर भी क्या कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं। तो लिहाजा यहाँ पर देखिए, इन सेट्स वी वांट टू एबल टू रिप्रेजेंट द इंडिविजुअल सेट्स इंक्लूडिंग द एम्प्टी सेट्स। यहाँ पर हम लोग इंडिविजुअल सेट्स को प्रेजेंट करना चाहते हैं और उसके साथ एम्प्टी सेट को भी। वी नीड अ वे टू बिल्ड अप दिस सेट्स बाय एडिंग एन एलिमेंट। और हम एक तरीकाकार भी देखेंगे कि हम बिल्डअप कर सकें सेट बाय एडिंग द एलिमेंट्स, उसके एलिमेंट्स को ऐड कर सकें टू अ सेट्स, और टेकिंग द यूनियन एंड द इंटरसेक्ट ऑफ द टू सेट्स। और अगर दो सेट्स हैं तो उनका हम यूनियन किस तरह से ले लेंगे और उनका इंटरसेक्ट हम किस तरह से डिटरमाइन करेंगे। वी विल वांट टू नो वेदर द एलिमेंट इज अ मेंबर। और हम ये भी देखना चाहते हैं क्या कोई मेंबर जो है, जिस तरह से हम लिखा करते हैं x that is a belongs to the n, which means ये x is a member of the set and that is belong to the natural number set, ये belong करता है। और the sets and will want to distinguish जो है sets from the objects that are not the set। और इसी तरह से जो हमारे पास members जो हैं not belongs to the sets हो, उनको हम किस तरह से present करेंगे। तो वी विल यूज़ द नॉर्मल वोकेबलरी ऑफ द सेट थ्योरीज। तो सेट थ्योरी की जो नॉर्मल वोकेबलरी है वो हम यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ देखिए, द एम्प्टी सेट इज अ कांस्टेंट रिटर्न एज। जो एम्प्टी सेट होगा वो एक कांस्टेंट होगा हमारे पास, और हम रिटर्न उसको करेंगे ये जो ब्लैंक करली ब्रेसेस की शक्ल। देयर इज अ वन यूनरी प्रेडिकेट्स हमें चाहिए, एक हमें यूनरी प्रेडिकेट्स चाहिए जो सेट को प्रेजेंट कर रहा होगा। जैसे नेचुरल के केस में एस था और उसके अंदर हम जो है सक्सेसर को एज अ एरिटी या पैरामीटर के तौर पर पास कर रहे थे, विच इज़ ट्रू फॉर द सेट्स। और ये सेट्स के केस में क्या होगा, ट्रू रिटर्न करता है। तो बाइनरी प्रेडिकेट्स हमें यहाँ चाहिए। देखें, x बिलोंग्स टू s, s इज द मेंबर ऑफ द सेट s। तो जो हमारा x है वो मेंबर है किसका, उस सेट का। ये नोटेशन है इस तरह से, S1 दैट इज अ सबसेट ऑफ द S2, सेट S1 इज अ सबसेट ऑफ S2। यानी हमारे पास अगर S1 और S2 दो सेट्स हैं और जो S1 के मेंबर्स हैं वो S2 में भी एग्जिस्ट करते हैं, तो हम कहते हैं कि S1 इज अ सबसेट ऑफ S2। तो बाइनरी फंक्शंस आर किस तरह बनेगी ये हमारे पास, ये नोटेशंस हम मैथमेटिक्स में यूज़ करते हैं। S1 इंटरसेक्ट S2, तो ये हमारे पास दो सेट्स का इंटरसेक्ट यानी उनके कॉमन मेंबर्स को रिट्रीव करवाता है। इसी तरह से S1 यूनियन S2 है, द यूनियन ऑफ द टू सेट्स हैं, यानी दोनों सेट्स के जो
होंगे हमारे पास मेंबर्स, वो हम शामिल होंगे हमारे नए सेट्स के अंदर। इसी तरह से डेट इज रिजल्टिंग एडजॉइनिंग द एलिमेंट ऑफ द एक्स टू सेट, हम किसी भी सेट में एक नया एलिमेंट्स को एडअप करवाना चाहते हैं तो हाउ कैन वी प्रेजेंट इट। तो ये जो है ना हमारे पास नोटेशन हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो सेट ऑफ डोमेन्स, द ओनली सेट्स आर द एम्प्टी सेट। द ओनली सेट क्या है जी, एम्प्टी सेट ही उसका जो है आउटपुट है, एंड दोज मेड बाय द एडजॉइनिंग द समथिंग टू अ सेट। तो इस चीज़ को हम किस तरह प्रेजेंट करेंगे, यहाँ देखिए फॉर एस सेट है हमारे पास, फॉर ऑल सेट, सेट इज अ मेंबर ऑफ एस है हमारे पास, एंड ये बाई कंडीशनल हमने कहा एस इज इक्वल टू एम्प्टी, और देयर एग्जिस्ट कॉमा एस टू सेट, और एस टू में जो है वो सेट एंड एस दैट इज बिलोंग जो है मेंबर ऑफ द एस टू। तो इस सब जो है ना नोटेशंस को हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे कि हमारे पास जो है एम्प्टी सेट है, उसके साथ आपने कोई ऐसा सेट दिया जिसका कोई भी मेंबर नहीं है, आउटपुट हमारे पास क्या आएगी, एम्प्टी ही आएगी। एम्प्टी सेट हैज़ नो एलिमेंट एडजॉइंट इनटू इट। तो एम्प्टी सेट की जो एलिमेंट है एडजॉइन किया into it, in the other words there is a no way to decompose into the smaller set and the element। देखें यहाँ पर there exists x, और उसके साथ जो है आपके पास सेट है, यहाँ आपने नॉट जो इस जो है ना यहाँ यूज़ किया, नॉट ऑफ देयर इज नथिंग ऑफ द एक्स है किसी सेट्स का। तो जब आप उसके साथ ज्वाइन करेंगे उसको किसी सेट के साथ, तो हमारे पास क्या आएगा, जवाब एम्प्टी सेट ही आ रहा है। इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट है ज्वाइनिंग से एलिमेंट ऑलरेडी इन द सेट, अगर वो ऑलरेडी उसी सेट का जो है मेंबर है तो देयर इज़ अ नो इफेक्ट, तो सेट्स के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जैसे हमारे पास एक सेट है ए, और हमारे पास इसमें देखें 1 2 3, इसी तरह से एक सेट बी है डेट इज़ होल्डिंग 2, और अगर हम ए यूनियन बी दें तो आप देखेंगे कि हमारे पास जो सेट है हमारे पास ये इसमें 1 2 एंड 3 रहता है, तो ऑलरेडी इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो फॉर ऑल एक्स इन द सेट एस, एक्स बिलोंग्स टू एस implies that s is equal to that is already member of the s है, तो x जो है वो ऑलरेडी क्या है, उसका मेंबर है, तो वो सेट क्या रहता है, सेम वही रहेगा। तो ओनली एक मेंबर ऑफ द सेट्स आर द एलिमेंट दैट वर एडजॉइनिंग इनटू इट। ओनली मेंबर ऑफ द सेट आर द एलिमेंट्स है जो उसके साथ जो है एडजॉइंड होंगे, वही उसके मेंबर हैं। तो इसमें देखें फॉर ऑल एक्स इन द सेट एस है, एक्स बिलोंग टू एस, यानी जो वो एक्स है वो एज अ मेंबर है किसका, उसी सेट का। implies that there exists y comma s2 से s is equal to y is a member of s2 and x is equal to y है, और x is equal to क्या होगा, x2 होगा। A set is a subset of the another set, ये हमारे पास एक नोटेशन है, and if and only if all of the first sets members are the member of the second set। अब यहाँ देखें कि हमारे पास कोई भी जो मेंबर है, जैसे x है, x के केस में हम s1 कहते हैं, डेट इज अ सबसेट s2। तो इसके अगर मेंबर s1 है तो s जो है, सॉरी x है तो x जो होगा s1 का भी मेंबर होगा और s2 का भी मेंबर होगा। तो ये देखें, अब इसको हम लॉजिकल्स में क्या लिखें, फॉर ऑल s1 सेट 1 एंड ऑल सेट ऑफ द s2, s इज अ सबसेट ऑफ s2 बाई कंडीशंस यहाँ इंप्लीमेंट की, और यहाँ फॉर ऑल x इज द बिलोंग्स टू s1 एंड यू हैव एम्प्लाइज x बिलोंग्स टू s2, यानी वो सेट 1 से भी बिलोंग करता है और सेट 2 से भी वो बिलोंग करेगा। टू सेट्स आर इक्वल इफ एंड ओनली, दो सेट्स कब इक्वल होंगे, ईच इन द सबसेट ऑफ द अदर्स, यानी दोनों एक दूसरे के क्या हो, सबसेट हो। तो इस चीज़ को हम यहाँ प्रेजेंट कर रहे हैं फॉर ऑल s1 एंड s2, s1 इज इक्वल टू s2, और बाई कंडीशन ये है हमारे पास कि s1 सबसेट ऑफ s2 एंड s2 इज अ सबसेट ऑफ s1। यहाँ पर देखें हमारे पास हमने यहाँ कंजक्शंस को इम्प्लीमेंट किया है, और इसका मतलब ये है कि ये दोनों कंडीशंस क्या होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए। एन ऑब्जेक्ट इन दिस इंटरसेक्शंस, अगर हमने इंटरसेक्शंस को प्रेजेंट करना है, टू ऑफ द सेट्स इफ एंड ओनली इफ इट इज़ द मेंबर ऑफ द बोथ सेट, कि जो उसके मेंबर हैं वो दोनों सेट्स के क्या होने चाहिए, मेंबर होने चाहिए।
तो फॉर ऑल एस, तमाम जो हमारे पास एक्स मेंबर्स हैं, S1 सेट एंड S2 सेट, x बिलोंग्स टू S1 इंटरसेक्ट S2, और बाई कंडीशन है S बिलोंग्स टू S1 एंड x बिलोंग्स टू S2। यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी हमारे पास कंजक्शंस को हमने यूज़ किया है क्योंकि वी आर रिक्वायरिंग द कॉमन, दोनों में सेट्स में उसकी एग्जिस्टेंस होनी चाहिए। एन ऑब्जेक्ट इज द यूनियन ऑफ द टू सेट्स, एक ऑब्जेक्ट जो है वो यूनियन है दोनों सेट्स का। और इफ एंड ओनली इफ इज अ मेंबर ऑफ द आइदर सेट्स, दोनों में से किसी एक सेट का उससे मेंबर होना चाहिए। जैसे आप लोग ये देखते हैं 3, और इस तरह से आपके पास बी हो 4 5 6, और ए यूनियन बी में हम क्या कर रहे होते हैं, हम इससे भी बिलोंग हो तो भी वो नेक्स्ट क्या होगा, उस सेट का पार्ट बनता है। तो 1 2 3 बस इस सेट से आ गए। ये अब और है, यानी कि जो एक्स मेंबर है या तो वो इसमें हो या इसमें हो, डुप्लीकेशन नहीं होगी यहाँ, लेकिन वो अगर वहाँ एक सेट ए में है बी में नहीं है तब भी वो हमारी यूनियन केस में आता है। और यहाँ पर देखें 4 5 और 6, तो यहाँ पर देखें और आ चुका है कि x जो है वो क्या हो, बिलोंग्स करता हो S1 सेट से, या x बिलोंग्स करता हो किससे, S2 सेट से। तो डेट इज़ द वे टू प्रेजेंट्स, हमारे पास हम इस तरीके कार से जो है इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। Interacting with the first order logics knowledge basis है, recall the Wampus agents receive a percept vector with the 5 elements। अब ये देखें, ये आपको याद होगा कि हमारे पास जो हमारा जो एजेंट्स है उसको जो परसेप्ट मिल रहा था, उस परसेप्ट में 5 जो है वो चीज़ें आ रही थी। एक तो स्टेंच तो था ये स्मेली स्केयर सा, यानी किसी वेम्पस अगर किसी स्केयर में है तो उसके अराउंड जो स्केयर हैं वहाँ पर क्या होगा, स्टेंच यानी स्मेली जो है वो स्मेल आ रही होगी, फिल्थी स्मेल। और इसके बाद था ब्रीज, कि अगर जो है कहीं पिट होगी, कोई गड़ा है, तो उसके भी क्या होगा, एडजेसेंट जो है वो ब्रीज चल रही होगी। तो ये दूसरा है। इसके बाद ग्लिटर था कि जिसमें भी रूम के अंदर जो है गोल्ड होगा, उस गोल्ड में क्या होगा बच्चों, वहाँ पर जो है ग्लिटर का हमारे पास परसेप्ट आएगा और वहाँ से हमारा जो जेंट होगा उसे ग्रैब करेगा। इसके बाद ये 2 थे हमारे पास, इसमें से एक जो था ये बम्प ये था कि हमारे पास जो हमारा जेंट्स है गो हेड जा रहा है तो उसमें जो है हल्की सी आवाज़ जो पैदा होती है उसका था बम्प। और इसके बाद ये था स्क्रीम उस वक्त था कि जब हमारे पास जो हमारा वेम्पस है, वेम्पस को एरो जब लगेगा तो वो जब किल हो जाता है तब क्या होता है कि आवाज़ आती है। तो ये हमारे पास एज ए इनपुट आ रहे थे। अब यहाँ पर क्या है, हेयर द परसेप्ट इज अ बाइनरी प्रेडिकेट्स, हम यहाँ इसको एज अ बाइनरी प्रेडिकेट्स के तौर पर लेंगे। और ये चीज़ जो होगी डेट इज़, आप देख रहे हैं कि लिस्ट के तौर पर हम लोग प्रोग्रामिंग्स में इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। तो इज़ अ सिंगल पैरामीटर, ये है एक पैरामीटर, और इसके साथ देखें 5 है, 5 इंडिकेटिंग द जो हमारे पास है वो टाइम्स यूनिट्स को यहाँ प्रेजेंट कर रहा है कि हमारे पास जो इस वक्त इसके जो पैरामीटर्स हैं, एडिटीज है, जो हमारे पास सिग्नेचर्स हैं वो इस वक्त कितने 2 हैं। तो उस बेस पे हम इस जो है प्रेडिकेट्स को क्या कह रहे हैं, बाइनरी प्रेडिकेट्स कह रहे हैं। एंड स्टेंच एंड सो ऑन्स आर कांस्टेंट प्लेस इन दी लिस्ट, और वो कॉन्स्टेंटली इसके अंदर प्लेस्ड हैं। कॉन्स्टेंटली मतलब कि हमने स्पेसिफाइड किए हुए हैं कि पहला जो हमारे पास इनपुट है वो स्ट्रेंथ से बिलोंग करेगा, दूसरा ब्रीज से है, नेक्स्ट जो है ग्लिटर है, नेक्स्ट क्या है बम्प है हमारे पास, और उसके बाद स्क्रीम। तो ये हमारे पास कांस्टेंट को जाहिर कर रहे हैं कि ये ही इनपुट रहेगा। अब वो है कि ऑन है या ऑफ है, यानी नन कुछ इनपुट आ रहा है या नहीं आ रहा बस। लेकिन इनकी जो यहाँ पर प्लेसमेंट है दैट इज द कांस्टेंट। द एक्शन इन द वेम्पस वर्ड्स कैन बी रिप्रेजेंटिंग बाय द लॉजिकल टर्म्स, और हमारे पास जो इसका एक्शंस है वो हम लॉजिकल टर्म्स के अंदर यहाँ प्रेजेंट कर सकते हैं। जिस तरह से अभी देखें एक्शंस क्या है, टर्न राइट, टर्न लेफ्ट, फॉरवर्ड जाएगा, शूट करेगा या ग्रैब करेगा इन केस ऑफ द गोल्ड।
सपोज द वेम्पस वर्ल्ड जेंट इज यूजिंग द फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक्स का इस्तेमाल कर रहा है नॉलेज बेस के लिए एंड परसीव स्मेल्स, और वो एक स्मेल परसीव करते हैं, द ब्रीज और साथ में ब्रीज, बट नो ग्लिटर, लेकिन ग्लिटर नहीं है एट अ टाइम यूनिट ऑफ 5। हाउ कैन वी प्रेजेंट? आपको याद होगा कि इसके लिए जो हमने नॉलेज बेस डिज़ाइन किया था उसमें था हमारे पास एक फंक्शन टेल दैट इज द स्टोर द इंफॉर्मेशन इनटू द नॉलेज बेस में कर रहा था, तो लिहाजा हमारे नॉलेज बेस में जाएगा नॉलेज बेस के साथ जो है परसेप्ट, और परसेप्ट में इस वक्त जो है वो हमारे दो पैरामीटर्स हैं जो कि स्मेल एंड ब्रीज एंड अदर इज अ नन, और बाकी जो है वो नन है, और साथ में 5 जा रहा है, 5 रिप्रेजेंटिंग द टाइम, नॉट 5 को प्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह से हम टू डिटरमाइन विच इज़ द बेस्ट, कि अब कौन सा एक्शन जो है इस काम के लिए बेस्ट हो सकता है, जिसकी डिटर्मिनेशन हो सकती है। एजेंट प्रोग्राम एक्सिक्यूट द क्यूरी, एजेंट प्रोग्राम इसको एक्सिक्यूट करेगा इस क्यूरी को एंड रिटर्न बैक करेगा इन बाय यूजिंग द फंक्शन आस्क के बी, और यहाँ पर देखें देयर एग्जिस्ट ए, क्योंकि वी आर रिक्वायरिंग एट लीस्ट वन एक्शंस, हमें क्योंकि एक जो है एक्शंस की यहाँ रिक्वायरमेंट है कि जो एक्शंस जो है वो हमारा एजेंट्स परफॉर्म करे। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास बेस्ट एक्शंस ए 5 एंड द ए में जो है इस वक्त है क्या हो सकता है, क्योंकि तो हमारे पास जो है वो स्मेल भी आ रही है, और स्मेल जो है इन केस ऑफ द स्टेंच के ये साथ जा रहा है। तो यहाँ पर जो एक्शंस है वो क्या होगा, शूट का होगा कि वेम्पस कहीं करीब है, तो लिहाजा उसे क्या करना चाहिए, शूट करना चाहिए। वी रिटर्न द बेस्ट एक्शंस एट द टाइम 5 एंड विच इज द एक्शन शूट। और नॉलेज बेस फॉर द वेम्पस वर्ड्स में परसेप्ट किस तरह से आ रहा है, ये भी हम लोगों ने देखा कि जी अगर फॉर ऑल टी हमारे पास स्टेंच एस और बी से ब्रीज है, लिहाजा परसेप्ट क्या हुआ, एस बी ग्लिटर, और इसके बाद जो है टाइम यूनिट जा रहा है, और ये इम्प्लाइज करेगा कि इसको ग्लिटर ऑफ टी, अगर ग्लिटर आ रहा है तो मीन्स कि देयर इज द एग्जिस्टेंस ऑफ द गोल्ड। तो रिफ्लेक्स में हमारे पास देखिए रिफ्लेक्सिव अप्रोच के अंदर देखें फॉर ऑल टी ग्लिटर टी, और इस केस में हमारे पास जो बेस्ट एक्शन आ रहा है वो ग्रैब का है। ग्रैब क्या होता है, टू गोल इन ट्रैप करना, जो हमारे पास गोल्ड है उसे वो फैच कर लेगा हमारा एजेंट्स, तो ये हमारे पास रिफ्लेक्स होगा इन केस ऑफ द दिस परसेप्ट। नेक्स्ट क्लास हमारी आज का जो है लास्ट टॉपिक है वो है नॉलेज इंजीनियरिंग प्रोसेसिंग, जो है कि हम नॉलेज इंजीनियरिंग को किस तरह से प्रोसेस करते हैं, आइडेंटिफाई द टास्क। अब देखें यहाँ पर हमारे पास सॉफ्टवेयर से क्योंकि हम लोग ज़्यादा कंसर्न है, तो देयर इज़ डिफरेंट अप्रोचेस इन ई डोमेन्स के अंदर जो होगा डिफरेंट अप्रोच होती है किसी भी टास्क को रिकॉग्नाइज करने की कि एक्चुअली हमारा क्या जो है वो प्रॉब्लम है और उसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो हमने जो चैप्टर 2 एंड 3 में देखा वो था हमारे पास पीस अप्रोच थी। पीस में हमारे पास क्या था, परफॉर्मेंस, इन्वायरमेंट, और इसके बाद एक्चुएटर्स को हम समझ रहे थे और उसके साथ सेंसर्स देखते थे, यानी इनपुट आउटपुट हमारे पास क्या था, और हमारा जो सिस्टम से वर्कआउट करेगा तो उसके ऊपर जो परफॉर्मेंस मेजर्स के पैरामीटर्स होंगे वो कौन कौन से होंगे, और इसी तरह से उसका जो इन्वायरमेंट है वो किस नेचर का है, डिटर्मिनिस्टिक्स अप्रोच है, पार्शियल से ऑब्जर्वेबल है या फुली ऑब्जर्वेबल है, इस तरह की सारी हम चीज़ों को डिस्कस किया। तो ये दिस वेरी इंपॉर्टेंट है हमारे पास यहाँ पर भी कि हम लोग सबसे पहले जो है वो अपना आइडेंटिफाई करेंगे टास्क, और उससे रिलेवेंट कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमारे पास नॉलेज बेस जो है उसका आंसर करेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है हम इसी जो है स्टेप्स के अंदर जो है वो क्या करेंगे, स्पेसिफाई करेंगे। नेक्स्ट है असेंबल द रेलिवेंट नॉलेज, और इसके बाद है हमारे पास कि हम उससे रेलिवेंट जो नॉलेज है जैसे भी हमने सेट केस के अंदर देखा था प्रेजेंट करते हुए, अगर हमने नेचुरल नंबर्स का हमारे पास एक प्रेजेंटेशंस का एक प्रॉब्लम है, तो नेचुरल नंबर से कंसर्न्स क्या क्या ऑपरेशंस हो सकते हैं और उस इंफॉर्मेशन को हम किस तरह से प्रेजेंट करेंगे। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है मैथमेटिकली जो है वो हमें सबसे पहले उसको क्या करना होगा, असेंबल करना होगा। तो यहाँ हमने डिस्कस किया द आइडिया इज टू अंडरस्टैंड द स्कोप ऑफ द नॉलेज बेस, के नॉलेज बेस का स्कोप क्या है, और इसके बाद एज डिटरमाइनिंग बाय द टास्क, और वो ये जो है चीज़ किस तरह से होगी, टास्क की बेस पे है, एंड टू अंडरस्टैंड हाउ द डोमेन एक्चुअली वर्क्स, और वो डोमेन किस तरह से एक्चुअली वर्क करती है। एंड नेक्स्ट है जी डिसाइड्स ऑन द वोकैबुलरी ऑफ द प्रेडिकेट्स, और नेक्स्ट हम डिसाइड करेंगे
वोकैबुलरी ऑफ प्रेडिकेट्स के हमें प्रेडिकेट्स की रिक्वायरमेंट क्या है, फंक्शंस की रिक्वायरमेंट्स क्या है, और कॉन्स्टेंट्स की क्या है। अभी हमने नेचुरल नंबर के केस में देखा था कि हमें कॉन्स्टेंट्स की जो रिक्वायरमेंट थी बच्चों वो थी 0 की, यानी हमें एक कांस्टेंट चाहिए था। इसी तरह से हमारी यूनरी प्रेडिकेट्स की रिक्वायरमेंट क्या थी, वो भी 1। और इसके बाद जो हमारे पास था फंक्शंस की रिक्वायरमेंट जो थी वो हमारे पास क्या थी, वो फंक्शंस की रिक्वायरमेंट 2। तो ट्रांसलेट द इम्पोर्टेंट डोमेन लेवल्स कंसेप्ट इनटू द लॉजिक लेवल नेम्स। और इसके बाद जो हमारे ये जो कंसर्न्स जो हमारे प्रेडिकेट्स के नेम्स हैं या फंक्शंस के नेम हैं वो हमारे उसी डोमेन्स के जो लेवल्स की जो है कंसेप्ट्स के रेलिवेंट ही होने चाहिए। और ये आप प्रैक्टिस जो है वो प्रोग्रामिंग में भी कर चुके होंगे, जहां आप जो है डिफरेंट फंक्शंस बनाते हैं। तो आप लोगों को पता है कि वो इफ़ वी हैव डिटरमाइंड द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, अगर आपने ऑब्जेक्ट्स के नाम रखे हैं तो दिस इज द इक्विवेलेंट टू ऑफ दैट मेन्स नाउन्स के नाम होने चाहिए। और इसी तरह से जो एक्शंस के नाम है वो वर्ब से हम लोग जो है नेचुरल लैंग्वेज में डिस्क्राइब किए हुए प्रॉब्लम सिनेरियो से लेते हैं। इनकोड द जनरल नॉलेज अबाउट द डोमेन्स। अब हम जो है इनकोड करेंगे जनरल नॉलेज ऑफ दैट डोमेन्स को। वो किस तरह से है, द नॉलेज इंजीनियर राइट्स डाउन द एक्सियम्स, और उसके लिए वो एक्सियम लिखेगा फॉर ऑल द वोकैबुलरी टर्म्स, उस वोकैबुलरी टर्म्स के अकॉर्डिंगली। इनकोड अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्पेसिफिक प्रॉब्लम इंस्टेंस, और इसके बाद आप इनकोड करेंगे डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्पेसिफिक प्रॉब्लम इंस्टेंस को। इट विल इन्वॉल्व द राइटिंग द सिंपल जो है एटॉमिक सेंटेंसेस है अबाउट द इंस्टेंस ऑफ द कंसेप्ट ऑफ द ऑलरेडी पार्ट ऑफ द नॉलेज बेस है। अब इसकी कुछ हमने एग्जांपल्स अभी देखी हैं एक्सियम्स की, कि हमारे पास जो था अभी एम्प्टी सेट के केस या बिलोंग्स टू के केस में हमने देखा फॉर एक्स दैट्स था, और इसमें हमारे पास जो था S1 इज अ सबसेट S2, और इसके लिए हमने जो है डिफाइन किया कि x दैट इज बिलोंग्स टू S1 एंड x इज बिलोंग्स टू जो है S2। तो इस तरह से जो है हम लोग अपने उस रेलिवेंट जो वोकैबुलरी टर्म्स है उसके एक्सियम्स की फॉर्म्स में उसको क्या है राइट डाउन करते हैं। और ये एटॉमिक सेंटेंसेस जो है हमारे पास कंप्लीट एक सेंटेंस होता है जिसमें हमारे पास मुख्तलिफ जो है पार्ट ऑफ द एक्सियम्स टर्म्स को हम इस्तेमाल करते हैं। और इसके बाद है पॉज ऑफ क्यूरीज टू द इन्फ्रेंस प्रोसीजर्स एंड गेट्स आंसर। और इसके बाद जो है हम लोग इन्फ्रेंस प्रोसीजर्स को डिफाइन करते हैं और किस बेस पे पॉज क्यूरीज के वो किस किस्म के जो है उससे क्वेश्चंस जो है वो नॉलेज बेस से आज किए जा सकते हैं। देयर इज अवेयर द रिवॉर्ड्स इज अवेयर वी कैन लेट द इन्फ्रेंस प्रोसीजर ऑपरेट ऑन द एक्सियम्स। उन एक्सियम्स पर जो है हम लोग जो है अपने क्वेश्चंस को ऑपरेट करते हैं। द प्रॉब्लम स्पेसिफिक फैक्ट्स टू ड्राइव द फैक्ट्स वी आर इंटरेस्टेड टू नोइंग। जैसे आज के हम प्रैक्टिकल में हमने देखा कि वी आर गिवन द इंफॉर्मेशंस एंड समथिंग दैट इज अननोन था, वो नेम्स कि वो जो है हमारे पास पर्टिकुलर एक पर्सन जिसके गाड़ी का जो है हमने कलर वहाँ मेंशन नहीं किया, वो किस तरह से प्रेडिक्ट करवाता है। तो इसी तरह से हमारे पास है कि जब हम उसको डेवलप कर लेते हैं, उसको नॉलेज आपने पहले से दिया कि हमारे पास ये मेंबर्स हैं, उनकी कार के कलर्स ये हैं, और उसके बाद जो है हमने एक अननोन जो है उसमें जो है फैक्ट्स डाला और उसका हमने देखा कि इसका कलर्स ऑफ दी जो है वो कार क्या हो सकता है। तो वो ऑटोमेटिकली उसने खुद से रिलेट करके उस मेंबर्स के जो है वो कार का कलर हमें प्रेडिक्ट करके दिया। और इसके बाद हमारा लास्ट फेज जो है वो डिबगिंग से है द नॉलेज बेस को। लास्ट आंसर टू द क्यूरीज, उन क्यूरीज के क्या आंसर आ रहे हैं। विल सेल्डम टू बी द करेक्ट ऑन द फर्स्ट ट्राई, फर्स्ट ट्राई में हो सकता है वो करेक्ट ना हो। मोर प्रिसाइजली द आंसर विल बी करेक्ट फॉर द नॉलेज बेस एज द रिटर्न। तो इसके लिए हमारे पास जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हम लोग समझ रहे हैं कि एटरेटिव अप्रोच होती है हमारे पास सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या प्रॉब्लम सोल्यूशंस। तो उसमें क्या होता है कि हम लोग चेक करते रहते हैं उसका मुख्तलिफ जो है वो इनपुट्स की बेस पे, और हमारा आउटपुट जो होता है वो डिज़ायर्ड आउटपुट जब तक नहीं आता उस वक्त तक हम सिस्टम की डेवलपमेंट को क्या है जारी रखते हैं। इसी तरह से यहाँ पर हम क्या करेंगे, फैक्ट्स और फैक्ट्स की बेस पे क्योंकि हमने प्रेडिक्ट करवाना है तो फिर उसकी जो इंजीनियरिंग हम कर रहे हैं क्या वो प्रॉपर हमें आउटपुट दे रहा है कि नहीं दे रहा, इसके लिए हमें जो है यहाँ पर डिबगिंग का फेज जो है वो कंप्लीट करना होगा। तो बच्चों आज का हमारा लेक्चर यहीं तक है। आप अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। ये मैंने आप लोगों के साथ इसका जो है डाटा शेयर कर लिया है।